हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी पीटीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट का हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसके मेन जो टॉपिक हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक आता है मूर्तिकला और स्थापत्य कला। दूसरा आता है चित्रकला और अन्य कलाएं। तीसरा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बताया गया है। प्रमुख व्यक्ति और बौद्ध धर्म और जैन धर्म और मिसलिनियस को बताया गया। अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है मूर्तिकला और स्थापत्य कला। मूर्तिकला और स्थापत्य कला में पहला टॉपिक है ओडिशा मंदिर स्थापत्य कला, उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में सुर्खियाँ क्या रही हैं, चलिए उसको देखते हैं। हाल ही में कलिंग स्थापत्य कला से संबद्ध उड़ीसा के मंदिर कई घटनाओं के कारण चर्चा में रहे। अन्य संबंधित तथ्य लिंगराज मंदिर और इससे संबंधित 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार के इस अध्यादेश का विरोध किया है, इससे संबंधित है। एक अन्य घटना उड़ीसा सरकार के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर व्यापक पैमाने का सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है। इसके 2 मेजर कारण थे। अब इसमें इसका इतिहास देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर का, यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। यह जगन्नाथपुरी का मंदिर है, इसको चित्र में आप देख सकते हैं। स्थापत्य कला से संबंधित विवरण। जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली से निर्मित है। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। पवित्र त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है। इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है? कलिंग स्थापत्य कला शैली से निर्मित है। दूसरा, समय किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। और इसमें पवित्र त्रिमूर्ति है, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की गई है। अन्य विशेषताएं, यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसे रथ महोत्सव कहा जाता है। जगन्नाथपुरी को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। प्रवेश द्वार के सामने अरोड़ा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। अब इसका उड़ीसा के भुवनेश्वर मंदिर का में जो मंदिर स्थित है उनका इतिहास देखते हैं। यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वयंभू या स्वयं उत्पन्न शिवलिंग कहा जाता है। सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। 11वीं शताब्दी ईस्वी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कराया था। इससे संबंधित विवरण। लिंगराज मंदिर से संबंधित विवरण कौन कौन से हैं? यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर 4 खंडों में विभाजित है। पहला गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। गर्भगृह यहाँ का मुख्य मूर्ति स्थल था। यज्ञशाला प्रार्थना के लिए कक्ष होते हैं। भोग मंडप अर्पण के लिए कक्ष होता है और नाट्यशाला नृत्य के लिए कक्ष होते हैं। इनकी अन्य विशेषताओं में यह मंदिर उड़ीसा में शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक होता है। शिवलिंग को हरिहर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर 4 दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 50 छोटे मंदिर हैं और इनमें एक देवी पार्वती को समर्पित है। क्या है? मंदिर पर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और इसमें 50 छोटे मंदिर हैं और एक मंदिर देवी पार्वती जी का है। कलिंग स्थापत्य कला के बारे में एक कलिंग लोकेशन देखते हैं। अब ये स्थापत्य कला की शैली नागर शैली की यह एक उपशैली होती है। इमारती पत्थर सैंडस्टोन का इसमें यूज किया गया है। और अद्वितीय विशेषताओं में कलिंग स्थापत्य कला में मंदिर के प्रकार रेखा देवल, पीड़ा देवल और खाकरा देवल। वहाँ पर कितने प्रकार के मंदिर बनते हैं? 3 टाइप के मंदिर वहाँ निर्मित होते हैं। रेखा देवल, पीड़ा देवल, खाकरा देवल। रेखा देवल और पीड़ा देवल की विशेषताओं में विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित होते हैं और खाकरा देवल चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से संबंधित होते हैं। इसमें इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। अब इसके भाग आते हैं। मूल रूप से एक मंदिर 2 भागों में बना होता है। इसका एक भाग शिखर या देवल और दूसरा भाग सभाकक्ष या जगमोहन होता है।
नक्काशी, देवल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों को भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृतियों की प्रचुरता के साथ तराशा जाता है। रेखा देवल और खाकरा देवल के दोनों में एक गर्भगृह है। पीड़ा देवल, इसमें नृत्य और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष शामिल होते हैं। प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस मंदिर की क्या अवस्थिति रही है। अब आता है असुरगढ़ सेटलमेंट के बारे में देखते हैं। असुरगढ़ उड़ीसा का सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है। यह 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसे उड़ीसा की प्रमुख किलेबंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है। पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए एक्सीलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किया है। कौन सी टेक्निक? एक्सीलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक। यह तकनीक परमाणु भार द्रव्यमान में अंतर के आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में विभक्त करती है। ओडिशा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में सम्मिलित हैं शिशुपालगढ़, भुवनेश्वर के निकट है। जौगढ़ रूसीकुलिया घाटी गंजम जिला में एक किलेबंद बस्ती है। और खलकटपटना यह पुरी में स्थित है। और माणिकपटना बंदरगाह स्थल पुरी में स्थित है। अब इसके मुख्य निष्कर्ष में सांस्कृतिक विकास क्रम के 3 चरण, प्राप्त पुरावशेष और समकालीन स्थलों की तुलना और अन्य के बारे में, जिसमें पहला आता है सांस्कृतिक विकास क्रम के 3 चरण। पहला है लोह युग, दूसरा प्रारंभिक ऐतिहासिक या प्राचीन चरण और तीसरा उत्तरवर्ती चरण या बसावट का पतन। जिसमें लोह युग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। प्रारंभिक ऐतिहासिक और या प्राचीन चरण में यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी तक का है। और उत्तरवर्ती चरण में 2री शताब्दी ईसवी से 3री 4थी शताब्दी ईसवी तक का है। प्राप्त पुरावशेष में मूंगा, लाजवर्थ, कार्नेलियन, कांच, जेस्पर, गॉर्नेट, सीप, सुलेमानी पत्थर, दूधिया, क्वार्ट्ज, टेराकोटर, चीनी मिट्टी और सैलखड़ी निर्मित मनके हैं तथा ठीकरों एवं पत्थरों से बने गोलाकार डिस्क वहाँ प्राप्त हुए हैं। समकालीन स्थलों की तुलना में जल प्रबंधन की अत्यधिक कुशल अभियांत्रिकी वहाँ मिली हुई है। अन्य में उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्तियां हैं पंचमार्क सिक्के और टोकन, जो चांदी और तांबे धातुओं के मिश्रण से निर्मित है। और दूसरा, इनके अलावा तांबे से बनी शेर की लघु मूर्ति, सोने की चैन और टेराकोटा की गहरे भी प्राप्त हुई हैं। अब आते हैं होयसल मंदिर के बारे में। होयसल मंदिर सुर्खियों में क्यों? वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेलूर स्थित चेन्ना केशव मंदिर, हलेबीड स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। होयसल स्थापत्य कला की शैली मिश्रित या वेलिसर है और इमारती पत्थर में सोप स्टोन अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर है और काल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक है। इसकी अद्वितीय विशेषताओं में यह तारकीय योजना पर आधारित है। इस मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखाई देती है। बारीक नक्काशी, इसे देवताओं के आभूषण के रूप में देखा जा सकता है जिसे दीवारों पर सजाया गया। इसकी नक्काशी निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासियों तथा उनके ऊपरी देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया। मूर्तियों मंदिर के भीतर की मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण को दृश्यों को दर्शाती है। इसकी समग्र डिजाइन पर एक दोहरा भवन बना है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है। यह कक्ष नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करने के लिए था। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप भी है। मंडप खुले और बंद दोनों मंडप पाए जा सकते हैं। मंडपों में गोलाकार स्तंभ है और मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। होयसल मंदिरों में विमान भीतर से सरल है, हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया है। विमान वह बिंदु होता है जहाँ सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। धार्मिक विषय वस्तु में यह मंदिर से परंपरा का अनुसरण करता है, किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपराओं की विषय वस्तु भी मिलती है। अब आता है मुख्य मंदिर। इसमें कौन कौन से हैं? चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड में स्थित है। केशव मंदिर सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसल मंदिरों के बारे में, होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ये संरक्षित स्मारक है और इन स्मारकों का संरक्षण और सर्वेक्षण और रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।
विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में। विश्व धरोहर स्थलों से तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन एवं संचालन करती है। 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधिक, संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। इस रणनीति का निर्माण 1972 में कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के से संरक्षण से संबंधित है। धरोहर के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सांस्कृतिक, दूसरी प्राकृतिक और तीसरी मिश्रित होती है। सांस्कृतिक के अंतर्गत 32 धरोहर स्थल आते हैं, प्राकृतिक के अंतर्गत 7 और मिश्रित स्थल में 1 है। भारत में 4 विश्व धरोहर स्थल है। उपर्युक्त मंदिर के बारे में अन्य तथ्य जैसे चेना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर, ये किस किस को समर्पित है? चेना केशव मंदिर यह एक कूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर यह द्विकूट या 2 पवित्र स्थलों वाला मंदिर है। यह शिव को समर्पित है। इस मंदिर स्थल राजा विष्णुवर्धन को, दूसरा उनकी रानी शांताला को समर्पित है, इसलिए इसे शांतलेश्वर भी कहा जाता है। केशव मंदिर यह 3 रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित है। एक त्रिकूट मंदिर है, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। निर्माण एवं स्थापना। चेना केशव मंदिर का निर्माण इसे 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंदिर के उत्तर पश्चिम में बीरबल्लाल द्वितीय द्वारा एक सीढ़ीदार जलाशय का निर्माण किया गया था। होयसलेश्वर का मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने कराया था और केशव मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनवाया गया था और यह विष्णु को समर्पित है। स्थापत्य विवरण। चेना केशव मंदिर के तरासे गए बाहरी भाग में दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही विष्णु के जीवन के, उनके पुनर्जन्म एवं महाकाव्य, रामायण और महाभारत के दृश्यों को भी उकेरा गया है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल है और मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति है। अब इसके दूसरे वाले मंदिर में हेलीबेड में एक दीवार वाला परिसर है। इसमें होयसल काल के 3 जैन बसदियाँ या मंदिर के साथ साथ सीढ़ीदार कुआं भी बनाया गया है। मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। और इसमें जो केशव मंदिर है, यह मंदिर सैलखड़ी से बना है और खराद से बनाए गए स्तंभों, संतुलित स्थापत्य कला और जटिल मूर्ति कला से लिए जाना जाता है। केशव मंदिर से मिली मूर्तियां भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सरस्वती की हैं। अब इसका जल निकाय और नदी। इस मंदिर में यह बेलूर में यागची के तट पर स्थित है। यह मूल रूप से हेलीबेड को द्वार समुद्र कहा जाता है, जिसका आशय एक बड़ा जल भंडार होता है। और केशव मंदिर में यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इससे अन्य संबंधित चेना केशव मंदिर की अन्य विशेषताएं। मौलवी द्वारा कुरान के अंश पढ़ने के बाद भी मंदिर में रथोत्सव या रथ उत्सव शुरू हुआ। और केशव मंदिर में यह अब पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और मुस्लिम सल्तनत की हमलावर सेनाओं द्वारा मुस्लिम मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। अब आता है होयसल राजवंश। होयसल राजवंश में के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे। यह 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक था। अब इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? विष्णुवर्धन राय आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया था। बीरबल्लाय द्वितीय होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया गया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। नरसिंह तृतीय अंतिम शासक था। इसके प्रमुख नगर राजधानी नगर वेलूर, जिसे बाद में द्वार समुद्र आधुनिक हेलीबेड स्थानांतरित कर दिया गया था। आय का प्रमुख स्रोत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व था। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों और कुओं सहित सिंचाई प्रणालियों पर एकत्र किया गया था। इस दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। भाषा कन्नड़ और संस्कृत भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया जाता था। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था और विदेश मामले के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था। प्रमुख खजांची को महाभंडारी या हिरण्य भंडारी कहा जाता था। ये सभी मिलकर उच्च स्तर का प्रशासन संभालते थे। सेना प्रमुख दंडनायक और होयसल राज दरबार में मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारी कहलाता था।
सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ, अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए गए थे। होयसल शासनकाल के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म का पालन करते और 3 दार्शनिकों बसवण्णा, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। भारतीय राजाति प्रथा, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा प्रचलित थे। होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। अब आता है चोलकालीन मूर्तियाँ। चोलकालीन मूर्तियाँ सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोलकालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अन्य संबंधित तथ्य में ये मूर्तियाँ कल्लाकुरिची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था। इन मूर्तियों में 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। चोरी की गई 6 मूर्तियों में त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति बीड़ाधारा, संत सुंदरार और उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलोह मूर्ति शामिल है। पंचलोह शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं का मिश्रण होता है। इन मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम तकनीक की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया गया। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 बिना लाइसेंस की एक ऐसी कलाकृति के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। भारत और यूएसए के बीच आपराधिक मामलों पर पारंपरिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों को पारंपरिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है। अब देखते हैं राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। जो यहाँ राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 44 ईस्वी के। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल का पुत्र था। उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उसने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था और पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने परकेशरी और उद्धमल्ल की उपाधि भी धारण की थी। चोल मूर्तिकला के बारे में, ये नटराज की मूर्ति है। चोल मूर्तिकला अपनी धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सेरे पड्रियो या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया गया था। यह विधि आज भी भारत में प्रचलित है। यह धातु ढलाई की एक विधि होती है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे या आकार में डाला जाता है। एक बार जब यह सांचा बन जाता है तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब चोल स्थापत्य कला के बारे में। चोल स्थापत्य कला की शैली द्रविड़ है। यहाँ पर नीश और ग्रेनाइट इमारती पत्थर का उपयोग किया गया है और यह 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का इसका समय है। अद्वितीय विशेषताओं में यह किससे प्रभावित थे? पल्लवों और अन्य समकालीन कला एवं स्थापत्य शैली से यह प्रभावित रहे तथा मंदिरों का वर्गीकरण विजयालय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित हैं और बृहदीश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम जैसे बाद के मंदिरों को चालुक्य प्रभाव दिखाई देता है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में नगर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर एक ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए थे। मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार, एक शिखर गोपुरम और एक द्वार मंडप व इसके निकट के 2 प्रार्थना सभा कक्ष मंडप, अंतराल वेस्टिब्यूल, मुख्य मंदिर शिखर विमान और आंतरिक गर्भगृह शामिल हैं। यह मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें उत्कीर्ण चित्र में इसमें भगवान शिव, कैलाश में शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव और नित्यरत आकृतियाँ आदि शामिल हैं। अब इस मंदिरों के कौन कौन से स्मारक रहे हैं? तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर जो राज द्वारा निर्मित है और गंगई कोंड चोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित कराए गए हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया। चोलकालीन कांस्य निर्मित नटराज प्रतिमा में चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। यह प्रतिमा अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं। उनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। ये उनका निचला दाहिना अभय हस्त मुद्रा में है। यह भय को दूर करने का प्रतीक है और इस प्रतिमा की एक बोने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर से दबाया हुआ दिखाया गया है। यह बोने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार है। यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव का आगे वाला बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं हाथ को इंगित करता है। यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है।
अब आते हैं चोल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पल्लव राजवंश के उत्तराधिकारी। इनका संस्थापक विजयालय थे और यह 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी है। परांतक फस्ट, इसके प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। पहले आते हैं परांतक फस्ट। इसे मदुरई या पांडवों की राजधानी को नष्ट करने वाला कहा जाता था। सेहली आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। राजराज चोल, इसने उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल फर्स्ट, इसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और इसने मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी तट के चोल साम्राज्य में मिला लिया गया। इनमें प्रमुख नगर में तंजौर या तंजावर और यहाँ की राजधानी और बाद में से गंगईकोंड चोलपुरम कहा गया। क्षेत्रीय राजधानी में कांचीपुरम और मदुरई, जिन्हें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र में तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, पुटुकोट्टम, वृद्धाचलम तथा पिचावरम जिले आते हैं। संस्कृति, उन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की ढलाई की थी। मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। भूमिकर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था और पुरावु बारीतिकनेक कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। अधिकारियों को जीविका नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। यहाँ की भाषा तमिल है। यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम थी। संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। प्रशासन, चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया था। राजा प्रमुख निर्णयों लेने हेतु केंद्रीय प्राधिकारियों था। और सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ, चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म सभी को संरक्षण प्रदान किया था। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृति शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी और धार्मिक मठ शिक्षा के केंद्र थे। जाति का एडिंगो और बलिंगो में विभाजन था। शाही परिवारों में सती और देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं भी प्रचलित थीं। चोल वंश को पांड्य वंश ने पराजित किया था। अब आता है कुतुब शाही स्थापत्य कला। यह गोलकुंडा किले की बावड़ी है। क्या आप जानते हैं यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचना और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण, रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। सुर्खियों में क्यों? कुतुब शाही स्थापत्य कला। हाल ही में गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य में गोलकुंडा किले, तेलंगाना की बावड़ी 16वीं शताब्दी में निर्मित एक कुआं है। यह संरचना फारसी शैली से निर्मित है। इस स्मारक की विशिष्टता को पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है: उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में एक नए डिजाइन के रूप में पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता प्राप्त पुरस्कार है। भारत के अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक 2022 में कौन कौन से हैं? उत्कृष्टता पुरस्कार में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह का एक हिस्सा है। पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। और मेरिट पुरस्कार डोमकोंडा किला, कम्मारेड्डी, तेलंगाना को मिला है और भाईखला स्टेशन, मुंबई, महाराष्ट्र को। डोमकोंडा किला, कम्मारेड्डी, तेलंगाना, यह 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। इनमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है जो किले की दीवार का निर्माण करता है। और भाईखला स्टेशन मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यह 1853 ईस्वी से परिचालन में है। कुतुब शाही स्थापत्य कला की जो शैली है यह इंडो इस्लामिक है। यहाँ पर ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग किया गया है। यह 1518 से 1687 AD का है। अद्वितीय विशेषताएं: इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। इमारतों पर किया गया अलंकरण और सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों को अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स के उपयोग के साथ ही कहीं कहीं स्टूको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया जाता है। इसमें एक गोलकुंडा का किला दिखाया गया है, 4 मीनार दिखाई गई है।
अब इसके मकबरे, कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे। सुल्तानी कुली कुतुब उल मुल्क 1530 में निर्मित किया गया। जमशेद कुली कुतुब शाह 1540 ईस्वी में। सुभान कुली कुतुब शाह 1550 में। इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1570 में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1600 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1620 ईस्वी में। अब्दुल्ला कुतुब शाह 1670 ईस्वी में। कुतुब शाही स्मारक के प्रमुख राजवंश के प्रमुख स्मारक। गोलकुंडा किला के बारे में। गोलकुंडा एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके परिसर में स्थित स्मारक फारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य का एक मिश्रण है। इनके निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। यह ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशीदार प्लास्टर वर्क से सज्जित है। इसके अलावा कुछ स्मारकों पर पालिशदार टाइल्स का भी काम किया गया है। इन मकबरों की स्थापत्य बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के ज्यामितीय डिजाइनों से व्युत्पन्न है। हालांकि यहाँ किया गया स्टूको अलंकरण बहमनी मकबरों की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है। अब देखते हैं चार मीनार की विशेषताएं। चार मीनार का निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया था। यह स्मारक ग्रेनाइट मनमोहक चोकरों खंभों से बना है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में स्थित 4 विशाल मेहराबों का निर्माण किया गया है। यह प्रभावशाली दृश्यों झांकियों की एक श्रृंखला के साथ 4 प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन को दर्शाती है। यह दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके किया गया है। चार मीनार और चार कमान का नगरीय स्थापत्य द्वितीय इस्लामी सहस्त्राब्दी की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा है। यह सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। अब आते हैं कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरों में कुतुब शाही राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरे शामिल हैं। समग्र परिसर में 30 मकबरे, मस्जिदें और 100 स्नानागार शामिल हैं। उपयोग की गई सामग्री प्लास्टिक अलंकरण के साथ अलंकृत भूरे रंग के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। यह मौजूद अधिकतर संरचनाएं मकबरों के रूप में हैं, जिसका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मकबरे वस्तुतः नुकीले मेहराबों से घिरे वर्गाकार आधारों पर बनी गुंबदाकार संरचनाएं होती हैं। कुतुब शाही स्थापत्य के अन्य स्मारक में जिसमें आता है स्मारक चार कमान। इसका निर्माण 1592 ईस्वी में कराया गया। इसकी उत्तरी मेहराब को मछली कमान कहा जाता है और दक्षिणी मेहराब को चार मीनार कहा जाता है। पूर्वी मेहराब को शंभू प्रसाद या काली कमान और पश्चिमी मेहराब को शेर दिल या सिहर वातिल कहा जाता है। मक्का मस्जिद, इस मस्जिद को 2 भागों में अर्थात बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद में विभाजित किया गया। एक आयताकार दरबार तोरणों से घिरा हुआ है। इसकी सपाट छत मेहराबों पर टिकी है। इन मेहराबों को पत्थर के स्तंभों या ईंट के स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। दारुल सफा, इन 2 मंजिला इमारतों को 1595 ईस्वी में बनाया गया है। यह यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल तथा साथ ही साथ एक महाविद्यालय भी था। बादशाही आसुर खाना, यहाँ आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज कर रखा गया है। इस पूरे सभागार को सुंदर फूलों की सजावट वाली टाइल्सों से सजाया गया है। इसके पश्चिमी दीवार पर तुखरा शैली के एक अभिलेख अंकित है। यहाँ पर हमारा मूर्तिकला और स्थापत्य कला का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।